नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। पेपर है थ्योरी आपका और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, कल आपका पेपर है, ठीक। तो महा मैराथन क्लास है, इससे पहले मैंने ऑल सॉर्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के देख लें, ठीक। वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, उसमें सभी सॉर्ट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। ये भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। आई होप आपके पेपर में बहुत अच्छा स्कोर ये वीडियो करेगा, ठीक। तो ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो वॉच करना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक। और अभी से पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, यही मेरी कामना है, ठीक। जैसा कि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम 4 पेपर पढ़ाइए, तो बच्चों टेंशन मत लीजिए। जितने भी प्रश्न मैंने आप सभी के लिए कहा था ना कि एक वीडियो में कई वीडियो में मैंने कहा था, जिसके पास सीरीज़ है अवेलेबल है वो शेयर कर सकता है। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी सेंड किया था, तो कुछ बच्चे शेयर किए थे। जो मेरे पास है वो हम आपको बता देंगे, ठीक। वो पढ़ा देंगे। और आप सबके पास अगर किसी के पास सीरीज़ आई है, फिलहाल मैंने तो बुक के माध्यम से आप सबको पढ़ाया भी है। एक बुक के माध्यम से जो भी पढ़ाया है वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप सब ज़रूर उसे देख लेना, ठीक। जितनी भी क्लासें हैं गाइडेंस की, वो सारे प्रश्न देख लेना, क्योंकि वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, ओके। तो अभी आज अब जो आप सब बार बार कमेंट करते हो, ठीक, अब कमेंट मत करना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कमेंट ही ना करना, ठीक। आप सब कुछ पूछना, ज़रूर कमेंट करना, ठीक। ये हेडक मत लो, इसके लिए आप सब परेशान मत हो कि कमेंट करिए, कि हम वैसे भी आप सभी के कमेंट देखते हैं, ठीक। तो पेपर 4 बहुत बच्चे कमेंट करें मैम पेपर 4 पढ़ाइए। डोंट वेरी, आपका पेपर 4 कल शाम तक ही मिल जाएगा। कल आपका पेपर है, पेपर होने के बाद आप शाम को आएंगे तो आपके पास वीडियो रहेगा, मेरी यही कोशिश रहेगी, ठीक। तो आप सब हेडक बिल्कुल मत लीजिए, ओके। वैसे भी मैंने ऑल सॉर्ट पढ़ा दिया है पेपर 4 का गाइडेंस का, ठीक। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक, ठीक। तो इससे पहले रोज़ाना की तरह जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें, ओके। तो पहला प्रश्न जो भी पढ़ा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सब तेज़ी के साथ कवर करते चलें। फिलहाल आप सबको मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं, बीच बीच में खांसी भी आ रही है, तो रोकना पड़ता है वीडियो, ठीक। तो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना, ठीक। पहला प्रश्न आज है, राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य बताइए। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है आपका, आप बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत क्या विशेषता होनी चाहिए। ये तो उद्देश्य है ना, उद्देश्य विशेषता में भी आता है। तो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ पे बना है, आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ है, ठीक। देखते हैं किसको पता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा जो मैं पूछ रही हूँ, ठीक, लेकिन पूछ लिया। चलो देखते हैं, महिला आयोग के उद्देश्य क्या है। महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व, ठीक। फर्स्ट होता है कि जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आपका महिला आयोग करता है, ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्राथमिक उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व और पक्ष समर्थन करना, ठीक। सेकेंड है आपका, वे महिलाओं के मुद्दे एवं चिंताओं को अव्यक्त प्रदान करना और समाज में महिलाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को हल करते हैं। नेक्स्ट है, सेकेंड है आपका महिला आयोग के उद्देश्य में नीतिगत सलाह। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि महिला उद्देश्य का ये भी एक मेन मकसद होता है, मेन उद्देश्य होता है कि जो भी आपके पास कोई भी समस्या आती है महिला से संबंधित, तो उसका नीतिगत सलाह देना चाहिए, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। महिला आयोग को महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित नीतियों एवं विधानों को आकार देने के लिए मूल्यवान अनुशंसाएं और सुझाव प्रदान करते हैं। थर्ड आता है संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा। जो प्रावधान लागू है संवैधानिक तौर पर आपके राष्ट्रीय तौर पर, उनकी सुरक्षा करना, ठीक। उसमें फर्स्ट आता है, महिला आयोग भारतीय संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदत्त
सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। सेकेंड आता है वे सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए और प्रभावी ढंग से परिवर्तित किया जाए। उसके बाद 4 आता है शिकायतों का प्रबंध। जी हाँ, महिला आयोग का ये भी मेन उद्देश्य होता है कि जो शिकायत आ रही है आपका उसका प्रबंधन करे, ठीक, प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट करना। अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हो तो उसी हिसाब से समझिए, जैसे मैनेजमेंट करना होता है ना, आप होम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसी प्रकार से आपके पास कोई महिला आयोग में कोई शिकायत आती है तो उसका प्रबंधन करना चाहिए, ठीक, मैनेजमेंट करना चाहिए, उससे किस तरह से उसे हैंडल करना चाहिए, ठीक। ये इसमें क्या आता है, फर्स्ट आता है इन आयोगों को महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने का दायित्व सौंपा गया है। बच्चों, आप सब इतने लोग देखते हो लेकिन आप सब लाइक नहीं करते हो, कम से कम लाइक तो कर दिया करें, है ना। अगर देख रहे हैं तो लाइक जरूर किया करें, कोई भी वीडियो देख रहे हैं। वह महिलाओं के 1 मिनट, सॉरी बच्चों। उसके बाद आता है वह महिलाओं के भेदभाव, उत्पीड़न, हिंसा और अन्याय के मामलों की जांच करने और समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो महिला आयोग है, आप घरेलू हिंसा वगैरह है ना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अगर उनका सलूशन चाहते हैं तो अगर महिला आयोग में आपने शिकायत दर्ज की है तो उसके लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये आपकी महिला आयोग, जिससे क्या होता है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, उसका संपूर्ण समाधान प्रदान किया जाता है महिला आयोग के तहत, ठीक। 5 आता है स्वतः संज्ञान में कार्रवाई। जी हाँ, इसमें अगर आप महिला आयोग में कोई भी महिला से संबंधित कोई भी उत्पीड़न से संबंधित कोई भी कार्रवाई हो, कोई भी अगर केस दर्ज होता है तो उस पर बहुत ही स्वतः जल्दी से संज्ञान से कार्रवाई की जाती है, ठीक। इसे हम सो मोटो भी बोलते हैं, ठीक, स्वतः संज्ञान। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सो मोटो क्या होता है, ठीक। महिला आयोग शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने के अलावा महिला अधिकारों से वंचना और महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कानून के गैर अनुपालन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान सो मोटो भी ले सकता है, ठीक। इसमें उन्हें महिलाओं को प्रभावित करने वाले उभरते मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने का अवसर मिलता है सो मोटो में, ठीक। मैंने बताया भी था जिसने कमेंट किया था। तो आप सबको भी अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता कमेंट कर सकते हो, ओके। मैं आप सभी के प्रश्नों का आंसर जरूर दूंगी। महिला आयोग महिलाओं के आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त करने की दिशा में कार्य करता है। सेकेंड आता है उनका लक्ष्य महिलाओं के रोजगार क्षमता को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उन्नति के अवसर सृजित करना। उसके बाद ये कुछ टिप्पणियां हैं, इसमें से आई होप तीनों में से एक टिप्पणी जरूर आपके पेपर में देखने को मिले मेरी। फर्स्ट है महिला विकास समन्वय निगम। जी हाँ, महिला विकास समन्वय निगम क्या है आइए जानते हैं। एक टिप्पणी अगर लिखने के लिए आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे। महिला विकास समन्वय निगम जो होता है, इसमें महिला विकास निगम होता है, इसको महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण, जैसे महिला सशक्तिकरण कह रहे हैं, मैंने बताया था ना महिला सशक्तिकरण का क्या मेन मोटिव होता है, क्या मेन उद्देश्य होता है। इसका मेन उद्देश्य होता है बच्चों महिला सशक्तिकरण का कि महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वतंत्र रूप से उन्हें सशक्त बनाना, क्योंकि वो अगर आत्मनिर्भर बनेंगी तो भारत आपका भी आत्मनिर्भर बनेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि महिलाएं अगर स्वतंत्र रहेंगी, और यमीन इतना भी स्वतंत्रता नहीं चाहिए कि महिलाएं कुछ भी करें, हावी हो जाएं पुरुषों को कहीं ना कहीं, ये ऐसा नहीं है। फिलहाल कहा जाता है ना कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं आज महिलाएं, तो वही ही काफ़ी है, ठीक। तो कार्यक्रमों को जो महिला सशक्तिकरण के तहत काफ़ी योजनाएं लागू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उज्ज्वला योजना है, तो इन सभी योजनाओं को आप सब पढ़ लेना, ठीक। लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। निगम गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए पारंपरिक व्यवसायों के साथ साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने और स्वरोजगार और आय सृजन के अवसरों को व्यापक
बनाने के लिए नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए धन प्रदान करता है। ठीक, ये क्या करता है? जो महिला विकास समन्वय निगम होता है, ये महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करता है ना कहीं। ठीक, उसके बाद महिला विकास समानता निगम, जिसमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, जिसे हम NSFDS के नाम से जानते हैं, की ऋण सहायता योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले जो ऋण के लिए राज्य चैलेंजिंग जो होता है चैलेंजिंग होता है एजेंसी हैं, जो राज्य चैलेंजिंग एजेंसी हैं, उनके रूप में कार्य कर रही हैं। ठीक, योजना की शुरुआत के बाद में मार्च 2006 में NSFDC द्वारा सन 1960 मामले में 9.36 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए थे। ठीक, MBVS सरकार के कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति के तहत कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भी है। ठीक, अब इसके बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पेपर में आए कुटुंब न्यायालय, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुटुंब न्यायालय जो होता है बहुत ही इसको हम फैमिली कोर्ट भी कहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी और ये क्या है, आइए जानते हैं। कुटुंब न्यायालय की स्थापना और इसकी कार्य प्रणाली संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम सन 1984, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक, ये पारिवारिक न्यायालय अधिनियम जो था सन 1984 में विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान और सुलह को बढ़ावा देने के लिए उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ। ठीक, यहाँ पर सब कब हुआ था? 1984 में। किसके लिए? जो विवाह है और विवाह से संबंधित और पारिवारिक मामले जो आते हैं विवाह से संबंधित आते हैं ना, फैमिली कोर्ट में रखा जाता है। वैसे भी आप समझ गए होंगे कुटुंब न्यायालय मतलब फैमिली कोर्ट, अभी बताया फैमिली कोर्ट, तो फैमिली कोर्ट में फैमिली से संबंधित सभी मामले दर्ज किए जाते हैं। ठीक, इसकी स्थापना सन 1984 में। इस अधिनियम के अनुसार राज्य फिलहाल इसकी शुरुआत हुई थी, इस पर चर्चा हुई थी। ठीक, अभी स्थापना मत समझना। सॉरी बच्चों। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार के लिए ऐसे प्रत्येक शहर या कस्बे के लिए एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझे तो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक, 14 है, वे वित्त आयोग ने वर्ष 2015 से 2020 के दौरान उन जिलों में 235 पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की थी जहां से उपलब्ध नहीं थे। ठीक, आयोग ने राज्य सरकार से इस बात के लिए, इस उद्देश्य के लिए कर हस्तांतरण जिसमें 32% से 42% के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए जो राजकीय मुनाफे का उपयोग करने का भी आग्रह किया था। ठीक, जुलाई 2023 तक देश भर में 785 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत हैं। ठीक, अभी हाल ही की ये बात है जो जुलाई 2023 में देखा गया कि जो देश भर आपके इंडिया भर में 785 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत हैं। ठीक, जहाँ पर पारिवारिक जो फैमिली कोर्ट है, यहाँ पे पारिवारिक रूप से जो मतलब मामले हैं, दर्ज हैं, केस हैं, इनको हैंडल किया गया। ठीक, समाज कल्याण केंद्र क्या है? समुदाय विकास योजना के अंतर्गत समाज केंद्रों की स्थापना की गई थी। समाज कल्याण वैसे भी जान रहे हैं सोसाइटी के लिए है ना, एक संस्था है। मुख्य रूप से जहां शिक्षा की कमी या जागरूकता का अभाव था वहां ऐसे केंद्रों की स्थापित करने का प्रयास किया गया। ग्रामों और मोहल्लों में
आदि में ऐसे केंद्र स्थापित किए गए जहां शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ठीक, ऐसे केंद्र शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक कुशलता वृद्धि के भी प्रयास करते हैं। नेहरू युवक केंद्र आदि इसी प्रकार के हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाए। आपकी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। जो अभी मैंने बताया ना, कई उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, कोई ना कोई महिला के साथ जो भी केस आप देख रहे हैं, महिला के साथ कुछ भी उत्पीड़न हो रहा है, जैसे दहेज प्रथा है, आपका घरेलू हिंसा है, और उत्पीड़न का शिकार जैसे बेरोजगारी के समय कोई महिला कहीं पर जॉब कर रही है तो उसके साथ अभद्र तरीके से बलात्कार वगैरह, ये सब आ नहीं रहा है। तो इस सब को सुधारा कैसे जाए महिला सोसाइटी में। ठीक, ये जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। पहला आता है, हम हेडिंग बताएंगे क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। आप पढ़ लेना जिसके पास सीरीज है, और जिसके पास सीरीज नहीं है वो देख करके स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, पहला है शिक्षा के बेहतर अवसर देकर। हम समझाते भी चलेंगे, अगर आप ध्यान से समझेंगे तब भी आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो महिलाएं हैं उनको अवसर दिया जाए, उनको अवसर प्रोवाइड किया जाए कि वो अच्छे से पढ़ सके, है ना। कहा जाता है ना, एक अभी मैंने फर्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ना लिंग विभेदन के बारे में। लिंग विभेदन, जो लिंग विभेदन होता है मतलब कि जनरेशन एक दूसरे से जनरेट किया जाता है, अलगाव की भावना रखा जाता है कि वो लड़की हैं तो लड़की हैं, घर में रहेंगी, घर का कार्य करेंगी, ऐसा नहीं है। उनको भी शिक्षा प्रदान किया जाए, बेहतर अवसर दिया जाए, ये है। ठीक, और सेकंड है स्किलिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग। माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब जो होता है आर्थिक रूप से स्थिर बन सकती हैं महिलाएं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ योजनाएं प्रोवाइड की जाए जिससे उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। इसका मतलब यही होता है स्किलिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग का। ठीक, उसके बाद थर्ड आता है महिलाओं की सुरक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सॉरी बच्चों। महिलाओं की सुरक्षा, देश भर में महिला की सुरक्षा के लिए बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि महिला को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। ठीक, पैनिक बटन जो आ रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, पैनिक बटन, इसमें क्या होता है महिला सुरक्षा के लिए जो निर्भया पुलिस स्काउट है ना, निर्भया केस आपने बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। जो निर्भया केस था, जिनके ऊपर तेजाब डाल दिया गया था ना, आप देख सकते हो। ठीक, महिला सुरक्षा की दिशा में कुछ सराहनीय कदम भी उठाए गए हैं इसके बाद में। उसके बाद आता है महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम जो 2013 में लागू हुआ था। इसके बाद निर्भया केस आया था, इसके बाद ये लागू हुआ था। इसमें क्या होता बच्चों, ऐसा किया जाए ना, फिलहाल इसके लिए तो सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव मामला यही चलेगा, क्योंकि अगर बच्चों को लड़कियों को स्कूल में भी शिक्षा दी जाए, जैसे फाइटिंग वगैरह करने की, आप इसका कहा जाता है ना स्काउट गाइड दी जाती है ट्रेनिंग, और थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्कूल में। ठीक, 4 आता है शासन के निम्नोक्त स्तर पर निर्दिष्ट कार्य। इसमें जैसे स्वागत नंदिनी कटनी मध्य प्रदेश में यह पहल बालिकाओं के जन्म के उत्सव मनाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक, जिसमें स्वागतम नंदिनी, लाडली लक्ष्मी योजना है, नन्हे चिन्ह है पंचकुला हरियाणा में ये। ठीक ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि शिक्षा में प्रोत्साहन, जी हाँ, शिक्षा के लिए सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामीण जनता को ये सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। उनको जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई थी। ठीक, तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाता है कि बालिकाओं के लिए छोटे छोटे नाटक वगैरह गांव में प्रदर्शित किए जाते हैं जिससे जनता जागरूक हो और इससे
वो बालिकाओं को पढ़ाएं और शिक्षित रखें, ऐसा लिंग विभेदन की भावना न रखें, है ना। शिक्षा तक ग्रामीण स्तर पर बुनियादी सुविधा में सुधार करना। जो ग्रामीण स्तर पर हैं कई सुविधाएं, जैसे गांव में जगह जगह पर स्कूल नहीं है, तो ऐसा सरकार के द्वारा करना चाहिए कि जगह जगह पर स्कूल खुलवाएं। इससे भी महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है। ठीक, नियमित महिलाओं के लिए समाज में सुधार के कार्य किए जा सकते हैं। सेवानाता महिला विकास में महिला नेतृत्वकारी विकास की ओर। ठीक, उसके बाद ये नेक्स्ट प्रश्न आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, इसका मुख्य एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है। ठीक, तो ये हमें लग रहा है इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिए। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो था में, इस योजना में आप किसी नज़दीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक, इस योजना में क्या कर सकते हैं, बच्चे के जन्म से लेकर उसके 18 वर्ष के होने तक आप जो भी राशि बैंक खाते में जमा करेंगे उसका आधार था 50% राशि बालिका की पढ़ाई के लिए निकाली जा सकती है। जैसे ही लड़की की आयु 21 वर्ष हो जाती है, आप उसकी शादी के लिए पूरी धनराशि निकाल सकते हैं। ठीक, इसका मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। आप जानते हैं ना, कन्या अगर भ्रूण जांच करवाई जाती है, अगर कन्या होती हैं, लड़कियां होती हैं, लिंग की जांच करवाई जाती है, तो उस समय क्या होता है कि गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। और ऐसा भी होता है जन्म होने के बाद भी लड़कियों को मार दिया जाता है। आपने कई टीवी में कई सीरियल देखे होंगे, मूवी देखी होंगी, है ना। इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए इसका मेन मोटिव था, उद्देश्य था। ठीक, उसके बाद बेटियों की सुरक्षा। जी हाँ, बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका मेन उद्देश्य रहा। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। पहली विशेषता थी बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। गांव-गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आप देखे होंगे प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे भी ये लगाया हुआ है पोस्टर। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है। ठीक, इसमें बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। आप देखते हो ना, अभी मैंने शुरू में बताया कि बेटियों को शिक्षा देने के लिए ग्रामीण जनता को प्रोत्साहित करना, उनको बताना आज बेटियां अगर पढ़ेंगी तो आगे चल करके, आप सब जानते हो ना कि एक महिला के पढ़ने से एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो उसकी शिक्षा वहीं तक सीमित रहती है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है ना। ये किसने कहा था, आप बताइएगा कमेंट में। सुकन्या समृद्ध खाता, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक बचत योजना शुरू की गई थी ना, जिसका अभी मैंने बताया शुरू में, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह एक खाता है जो कि छोटी बच्चियों के लिए खोला जाता है। यहाँ उनके माता पिता अभिभावक अपनी बेटियों के लिए पैसे की बचत करते हैं, जिसका उपयोग उनकी शिक्षा एवं शादी के लिए किया जाता है। अभी शुरू में बताया ना कि इस शिक्षा के लिए 50% आप धनराशि निकाल सकते हैं और शादी के समय 21 वर्ष होने पर पूरी धनराशि निकाल सकते हैं। बेहतर ब्याज दर, इसमें आपको बेहतर ब्याज दर भी दिया जाता है। ठीक, पैसे की निकासी 18 से 29 साल तक की उम्र के बीच में शादी करने का फैसला लेती हैं तो यह फंड मैच्योर्ड हो जाएगा और फिर आप निकाल सकते हैं। ठीक, स्कूलों की फीस नहीं देनी होगी। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को किसी भी प्रकार के स्कूल फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूलों में बच्चियों के लिए विशेष डिस्काउंट भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आई होप आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट आता है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को परिभाषित करते हुए इसके सिद्धांत और स्तर बताइए। इसका अर्थ पहले जान लीजिए।
जो जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की अवधारणा की पहली सॉरी बच्चों, एक मिनट। पहली बार सन 1985 में नैरोबी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन ऑन वीमेन में पेश किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता नीति में एक रणनीति के रूप में स्थापित किया गया। बाद में इसे सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उपकरण के रूप में अपनाया गया। ठीक, जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग नीति है, नीति निर्माण के लिए एक दृष्टिकोण है जो महिला और पुरुष दोनों के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखता है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ यूरोप जो सन 1998 के अनुसार इसमें नीति प्रक्रियाओं का पुनः संगठन, सुधार, विकास और मूल्यांकन, ताकि सभी स्तरों पर और सभी चरणों में सभी नीतियों के सामान्य रूप में नीति निर्माण में लैंगिक समानता परिप्रेक्ष्य शामिल किया जा सके। अब आप जेंडर की सिद्धांत पढ़ लीजिए। ठीक, पहला आता है लिंग संवेदनशील भाषा। ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने, अभी शॉर्ट में दिया था ना। इसमें क्या आता है बच्चों कि मौखिक, गैर मौखिक पाठ, पोस्टर, फिल्म, विज्ञापन, इंटरनेट आदि, इसके माध्यम से क्या होता है, लिंग मतलब कि लड़कों और लड़कियों में जो विभेदन मैंने बताया था ना, एक दूसरे में भेदभाव करना कि वो ये ऐसा कर सकती है, लड़कियां ऐसा कर सकती है, लड़के ऐसा कर सकते हैं, लड़कियां ही किचन तक सीमित है, लड़के नहीं जा सकते, ऐसा नहीं, दोनों में संवेदनशीलता लाना चाहिए। ठीक है, ये आता है पहला। सेकंड आता है लिंग विशिष्ट डेटा संग्रह और विश्लेषण। इसमें आता सामाजिक आयाम जैसे कि उम्र, जातीयता, आय और शिक्षा का स्तर संभव हो, प्रतिबिंब होने चाहिए। जैसे सेकंड आता है सेवाओं तक समान पहुंच एवं उपयोग। उसके बाद निर्णय लेने में महिला और पुरुष का समान रूप से शामिल होना। सेवाओं तक समान पहुंच एवं उपयोग, निर्णय लेने में महिला और पुरुष का समान रूप से शामिल होना, समान व्यवहार को एकीकृत किया जाना। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के 3 स्तर हैं। पहला आता है जेंडर संवेदनशील विश्लेषण और रणनीतिक योजना। दूसरा कार्यान्वयन आता है। तीसरा आता है लिंग संवेदनशील निगरानी और मूल्यांकन। ठीक, उसके बाद ये जान लीजिए कि महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं क्या हैं 2022 के तहत। इसमें पहला आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, भी मैंने पढ़ाया। ठीक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर दिया गया था ना, याद कर लेना। यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई गई जाने वाली सबसे अच्छी योजना है। इस योजना की शुरुआत स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ हुआ था। ठीक, इसमें एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था, किस लिए कि वनों की कटाई रोकी जाए, है ना। ईंधन पढ़ लेना। सुकन्या समृद्धि योजना, अभी मैंने बताया, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलाया गया था ना। फ्री सिलाई मशीन, ये नहीं बताया था। इसमें फ्री सिलाई मशीन प्रधानमंत्री द्वारा, पढ़ लीजिए। इस योजना का मुख्य एम्स क्या था, देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की सहायता प्रदान करना जो आर्थिक रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों की 50,000 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है तथा इस योजना का लाभ केवल 20 से 40 वर्ष की महिलाएं ही ले सकती हैं। ठीक, समर्थ योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के द्वारा महिलाओं को अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण एवं उनके कार्यों के बारे में सिखाया जाता है तथा इसमें 75% महिलाएं कार्य कर रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वस्त्र उद्योग में आगे बढ़ाना है। ठीक, उसके बाद सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, इसमें गर्भवती महिलाओं को जो पोषण आहार दिया जाता है ना उनको। ठीक, उसके बाद ये जान लेना समाज में पाई जाने वाली बुनियादी लिंग असमानताओं के बारे में, जो लिंग के प्रति असमानता रखी जा रही है। ठीक,
इसमें किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाने लगता है, तब सामान्य शब्दों में उसी दशा को हम लिंग असमानता कहते हैं। ठीक, लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है ना, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव, है ना। उसके बाद लिंग जिसम लैंगिक असमानता इससे क्या तात्पर्य है? लिंग असमानता से तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। ठीक, सेकेंड आता महिलाएं हैं घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव दुनिया भर में किया जा रहा है ना, हर जगह प्रचलित है, ऐसा नहीं है यूपी में है और एमपी में नहीं है, है ना। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक जो 2020 से में भारत में 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इसमें साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं। इसके क्षेत्र क्या है? सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सभी जगहों पर भेदभाव किया जाता है। इसको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। जैसा कि मैंने बताया था ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, खांसी बहुत आ रही है बीच बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को शुभकामनाएं पेपर के लिए, बहुत अच्छा पेपर होगा, यही मेरी कामना है। और पेपर 4 कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्द से जल्द पेपर 4 पूरा रिवीजन करवाया जाए।